Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 5, Proceeding Before Magistrate. So let's quickly go through the synopsis first. In this we are going to cover introduction, conditions, requisite means essential, required for initiation of proceeding कि कोई भी proceeding start होने के पहले क्या क्या conditions लगती है. Section 190 to 195 and then 196 to 199 covers exceptions to it. Complaints to magistrates, section 200 to 203. Commencement of proceedings before magistrate 204 to 209. मतलब पहले conditions देखे, फिर complaints, फिर कैसे commencement होता है, मतलब कैसे start होता है, फिर inquiry and trial related provisions देखना है, section 300 से 327 and lastly security proceedings 106 to 110. So let's get started. Commencement of proceeding before magistrate. Chapter 16 talks about how a proceeding can be commenced before a magistrate. Section 204 में बोला गया है कि एक मैजिस्ट्रेट समन या वारंट इशू कर सकता है, किसी भी पर्सन को बोल सकता है कि तुम आके मेरे सामने रहो, मतलब उसका अटेंडेंस बोल सकता है अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन फाइल हुआ है तो. In case of failure or inaction of a police officer to investigate a cognizable offence. Cognizable मतलब severe offence जो easily bailable नहीं होता है, अगर वहाँ investigation नहीं हो पा रहा है, a criminal complaint can be filed before a magistrate under section 190. Section 190 के अंदर एक criminal complaint फाइल कर सकते हैं. On such complaint, the magistrate himself can take cognizance of the case and do the inquiry. मतलब अगर पुलिस ऑफिसर से नहीं हो रहा है तो in that case magistrate खुद वो केस लेगा और वो inquiry करेगा. So let's start with the first part कि कौन सी conditions essential है for initiation of proceeding. Section number 190. Cognizance of offence by magistrate. मतलब magistrate offence को कब लेता है, मतलब कब consider करता है. इस चैप्टर के प्रोविजंस को साइड में रखते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, ये सेक्शन क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर. एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास एक पावर है अंडर दिस सब सेक्शन कि वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है जब उसके पास कंप्लेन आती है. अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस, या किसी पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे या कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिली है फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, और अपॉन हिज ओन नॉलेज या उसको खुद से पता चला है कि कोई ऑफेंस हुआ था, तो फिर वो उस केस को कंसीडर करेगा, कॉग्निजेंस लेगा. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM में एम्पावर एनी मैजिस्ट्रेट, फिर वो किसी भी मैजिस्ट्रेट को पावर देगा ऑफ सेकेंड क्लास कि तुम इस सेक्शन का या इस केस का कॉग्निजेंस लो जो सब सेक्शन 1 में मैजिस्ट्रेट के पास आया है और अब उसका इंक्वायरी करो. एंड देन ट्रायल, ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड. थर्ड केस क्या बोला था कि C1C में क्या बोला है इन दिस कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है किसी और पर्सन से अदर देन पुलिस ऑफिसर से कि कोई ऑफेंस हुआ है, तो उस पर्सन के इन्फॉर्मेशन पे भी मैजिस्ट्रेट केस को ले सकता है. तो यहाँ वही बोला है कि सब सेक्शन 1 क्लॉज C ऑफ सेक्शन 90, अगर किसी और पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ केस हुआ है, तो फिर वहाँ पे मैजिस्ट्रेट वो केस लेता है. तो अक्यूज्ड क्या करेगा, जो भी अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड शैल बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन बी इन्फॉर्म्ड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू हैव द केस इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अनदर मैजिस्ट्रेट. अब अक्यूज्ड है या फिर एक से ज़्यादा अक्यूज्ड है तो ऑब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसीडिंग, अगर वो ऑब्जेक्ट करता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, जिस भी मैजिस्ट्रेट ने उसका केस लिया है, तो फिर केस किसी और मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र हो जाएगा एज मे बी स्पेसिफाइड बाय CJM इन दिस बिहाफ. मतलब पहले तुमको अक्यूज को इन्फॉर्म करना है कि वो चाहे तो किसी और मैजिस्ट्रेट से इंक्वायरी उसका कर सकता है, तो फिर इन दैट केस जिसके पास प्रोसीडिंग चल रहा है वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि किसी और से करवाना है, तो फिर उसका केस वो पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र हो जाएगा. He is entitled to मतलब he has the right to have the case inquired into or tried by another magistrate. मतलब उसके पास अगर वो right है तो फिर उसको inform करना है, and if he want he can change. Section 192 making over of cases to magistrate.
जो भी हमारा CJM है, एक बार केस का कॉग्निजेंस लेने के बाद वो क्या करता है, केस को मेक ओवर करता है फॉर इंक्वायरी और ट्रायल, कि अब वो केस में इंक्वायरी होगी, ट्रायल्स होंगे। इंक्वायरी और ट्रायल के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इंक्वायरी क्यों होती है? ताकि एविडेंस कलेक्ट हो सके, और ट्रायल क्यों होता है? कि ताकि हम रिजल्ट यानी कि जजमेंट दे सके। जो भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है उनको CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पावर देता है कॉग्निजेंस केस का लेने के बाद कि अब तुम इस पे इंक्वायरी करोगे, ट्रायल करोगे, एंड देन अकॉर्डिंगली इंक्वायरी ट्रायल होने के बाद तुम रिजल्ट लेके आओगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, केस का मेकओवर हो रहा है, मतलब CJM एक कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट को केस फॉरवर्ड कर रहा है या पास कर रहा है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 193 एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। एक्सेप्ट मतलब अगर स्पेसिफिकली कुछ सेक्शन में कुछ बोला है या कुछ लॉ में कुछ बोला है तो वो छोड़ के अदरवाइज क्या होगा, कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं लेगा एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अनलेस द केस हैज़ बीन कमिटेड टू इट बाय मैजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड। क्या बोला है कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन खुद से केस को नहीं ले सकता है, किसी ऑफेंस को कॉग्निजेंस नहीं कर सकता है अनलेस उसको किसी मैजिस्ट्रेट ने कमिट किया हो। एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम सेक्शन 194। एडिशनल सेशन जज होते हैं, असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, वो क्या करेंगे, वो केस को ट्राई करेंगे एज सेशन जज, मतलब सेशंस जज के पोजीशन पे वो केस को ट्राई कर सकते हैं अगर उनको जनरली स्पेशल ऑर्डर मिला है मेक ओवर टू हिम फॉर ट्रायल ऑर्डर, और एज द हाई कोर्ट में बाय स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट हिम टू ट्राई, मतलब अगर हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला है या कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर है तो असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज लाइक अ सेशन जज उस पे ट्रायल लेता है। प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। फॉर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस मतलब पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुए है या फिर ऑफेंस किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट एविडेंस है, तो फिर हम सेक्शन 195 देखेंगे। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, केस कंसीडर नहीं करेगा अगर वो केस पनिशेबल है अंडर सेक्शन 170 to 188 ऑफ IPC। अब 172 से 188 क्या बोलता है, पब्लिक सर्वेंट रिलेटेड, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई पब्लिक सर्वेंट ने किसी इंसान को बोला था कि तुमको यहाँ आके अटेंड करना है या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है एंड उस पर्सन ने नहीं किया, तो अब ये पब्लिक सर्वेंट और उस पर्सन के बीच की बात है। अब थर्ड पर्सन इस चीज़ की कंप्लेन नहीं कर सकता है, तो अगर किसी थर्ड पर्सन ने कंप्लेन की कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसी को कुछ पनिश किया था एंड दैट पर्सन हैज़ नॉट फॉलोड इट, तो फिर वो थर्ड पर्सन की कंप्लेन को कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा। ऑफ एनी अबेटमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। बट एक्सेप्शन क्या है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट ने राइटिंग में कंप्लेन की है जिसकी बात नहीं सुनी गई थी तो फिर उस ऑफेंस को हम कंसीडर करेंगे। फिर वो ऑफेंस कहाँ हो सकता है, पनिशेबल अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ IPC 193 to 196, 199, 200, 205, 211, 228, ये IPC के अलग अलग सेक्शंस है। अगर इसके अंडर ऑफेंस हुआ है एंड पब्लिक सर्वेंट इज कंप्लेनिंग इन राइटिंग तो फिर वहाँ पे कोर्ट कंसीडर करेगा। सो दिस इज द एक्सेप्शन टू सबसेक्शन 1। या फिर कोई ऑफेंस हुआ है अंडर सेक्शन 463, 471, 75, 46, सो ये अलग अलग सेक्शंस है। अगर इसके अंदर ऑफेंस होता है तो देयर इज अ एक्सेप्शन एंड कोर्ट विल कंसीडर इट। अब सबसेक्शन 2 बोलता है कि जहां कंप्लेन हैज बीन मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट अंडर क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 1, क्लॉज A सबसेक्शन 1 here, any authority to which is administratively subordinate may order the withdrawal of the complaint and send a copy of such order to the court। मतलब जिस भी अथॉरिटी के अंडर वो पब्लिक सर्वेंट सबॉर्डिनेट करता है वो अथॉरिटी चाहे तो कंप्लेंट को विड्रॉ करेगी और कोर्ट को कॉपी सेंड करेगी। फिर जब भी कोर्ट को वो कॉपी मिलेगी तो कोर्ट आगे फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करेगा कंप्लेन की। क्यों? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के ऊपर की जो अथॉरिटी, मतलब पब्लिक सर्वेंट जिस अथॉरिटी के अंडर था, अगर वो अथॉरिटी ने वो कंप्लेन को विड्रॉ किया है तो फिर कोर्ट आगे प्रोसीड नहीं करेगा।
provided that no such withdrawal shall be ordered if the trial in the court of first instance has been concluded. मतलब अगर कोर्ट में फर्स्ट ट्रायल कंक्लूड हो चुका है तो फिर तुम विड्रॉ नहीं कर सकते. अब है सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी. ये है सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी ऑफ एनी अबेटमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस. यहाँ पे क्या बोला है? कोर्ट मीन्स सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल कोर्ट includes a tribunal constituted under a central provisional or state act if declared by the act to be court for the purpose of this section. For the purpose of clause B of section 1, court shall be deemed to be subordinate to the court to which appeal ordinarily lies from appealable decrees or sentence of such former. पहले तो कोर्ट का डेफिनेशन दिया है, फिर appealable केस भी इंक्लूड होते हैं. और in the case of civil court from whose decrees no appeal authority ordinary lies to the principal court ordinary या originally civil jurisdiction within whose local jurisdiction such civil court is situated. Provided that, या provided that क्या है? जहाँ अपील एक से ज़्यादा कोर्ट में है तो appellant court of inferior jurisdiction shall be the court to which such court shall be deemed subordinate. जहाँ अपील सिविल या रेवेन्यू कोर्ट में हो रहा है तो such court shall be deemed to be subordinate to the civil or revenue court according to the nature of the case or proceeding in connection with which the offence is alleged to have been committed. So this was about section number 195. और 196 से 199 बात करता है एक्सेप्शंस की, कि जहाँ पे कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकते ऑफ वेरियस टाइप ऑफ केसेस. डो नॉट एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस. अगर क्वेश्चन आता है तो तुमको डायरेक्टली आएगा कि कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग. तो फिर उसमें सेक्शन 190 लिखना, किस तरीके से केस ट्रांसफ़र होता है, मेकिंग ओवर, फिर कोर्ट ऑफ सेशन नहीं ले सकता है अनलेस एंड अनटिल प्रोवाइडेड इन स्पेशल एक्ट, फिर एडिशनल असिस्टेंट सेशन, एंड इफ रिक्वायर्ड गो टू द सेक्शन नंबर 195. दैट्स इट. सेकेंड पार्ट है कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट. सेक्शन नंबर 200 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट. कि अब किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास जब कोई कंप्लेंट आ रही है और उसने उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया है तो वो सबसे पहले क्या एग्जामाइन करेगा? शैल एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस प्रेजेंट, कि वो सच बोल रहे क्या, ये चेक करो. एंड द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग. और जो भी एग्जामिन किया है तुमने उसको राइटिंग में लिखना है. इट विल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट एंड विटनेस, कि उन्होंने जो भी बोला है वो सच है, और मैजिस्ट्रेट भी उस पर साइन करता है. जब कंप्लेंट राइटिंग में होती है तो मैजिस्ट्रेट पहले से ही, अगर कंप्लेंट राइटिंग में तो फिर मैजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन नहीं करेगा. इफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और पर्पटिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज और अ कोर्ट हैज़ मेड द कंप्लेंट. कब वो एग्जामिन नहीं करेगा? जब किसी पब्लिक सर्वेंट ने वो जो कंप्लेंट है वो लिखी थी एंड इट इज़ इन राइटिंग, और वो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है कंप्लेंट लिखना. या तो मैजिस्ट्रेट ने खुद से केस लिया था फॉर इंक्वायरी ट्रायल टू अनदर मैजिस्ट्रेट, मतलब ये केस किसी मैजिस्ट्रेट से दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र हुआ है तो फिर वो ये नहीं चेक करेगा कि कंप्लेंट प्रॉपरली लिखी थी या नहीं. बट नॉर्मली कंप्लेंट लिखी जाती है राइटिंग में, उसको कंप्लेनेंट विटनेस साइन करते हैं. बट अगर पहले से कंप्लेंट राइटिंग में थी तो मैजिस्ट्रेट वो सही है या नहीं है वो चेक नहीं करेगा. प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस टू अनदर मैजिस्ट्रेट, जो हमने सेक्शन नंबर 192 में देखा था, उस केस में आफ्टर एग्जामाइनिंग द कंप्लेंट एंड विटनेस द लेटर मैजिस्ट्रेट नीड नॉट री एग्जामाइन. मतलब अगर मेक ओवर हो रहा है, जो सेक्शन 192 में देखा था कि एक मैजिस्ट्रेट से दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो दूसरा वाला जो लेटर है वो फिर से री एग्जामाइन नहीं करेगा. प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस. अब ऐसा कोई मैजिस्ट्रेट है जो उस केस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, तो ही शैल, अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो उसको रिटर्न कर देगा फिर से फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट, जहाँ पे जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस प्रॉपर कोर्ट को वो केस ट्रांसफ़र कर देगा. और अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तो फिर वो प्रॉपर कोर्ट को डायरेक्ट कर देगा. पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यूज ऑफ प्रोसेस. सेक्शन 202. किसी भी मैजिस्ट्रेट को जब कोई कंप्लेंट मिली है किसी ऑफेंस की और ही इज़ ऑथोराइज टू टेक द कॉग्निजेंस, मतलब वो उसका कॉग्निजेंस ले सकता है, और विच हैज़ बिन मेड ओवर टू हिम अंडर सेक्शन 192 या 192 के थ्रू वो केस उसके पास आया है, उसका मेक ओवर हुआ है, तो अगर वो चाहे तो जो प्रोसीडिंग की इशू है उसको पोस्टपोन कर सकता है. पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड आइदर इंक्वायर इनटू द केस हिमसेल्फ,
और अगर चाहे तो और खुद से इंक्वायरी करेगा या इन्वेस्टिगेशन करने बोलेगा किसी पुलिस ऑफिसर को या कोई भी पर्सन को जो उसको ठीक लगता है। प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। अब कब तुम इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकते हो? ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करेगा और इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करता है। जब मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ इट्स ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने करना है तो फिर वो इंक्वायरी हो गया, तो इन दैट केस यू कैन नॉट मेक द इन्वेस्टिगेशन। या फिर when the complaint has not been made by the court unless the complainant and witness present have been examined on oath under section 200। तो अगर उनकी जो कंप्लेंट है वो राइटिंग में नहीं है, ओथ लेके कंप्लेंट को राइटिंग में नहीं लिया है, उनका साइन नहीं है, तो इन दैट केस इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या होता है, एफआईआर लॉन्च होती है या तो तुम डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हो। अब तुमने अगर कंप्लेन किया और मैजिस्ट्रेट ने उसको राइटिंग में नहीं लिया है, अभी तक ओथ वगैरह नहीं लिया गया है, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होता, तब तक के लिए प्रोसीडिंग पोस्टपोन हो जाती है। अब अगर इंक्वायरी चल रही है एज पर सबसेक्शन 1, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, एविडेंस लेगा ऑफ विटनेस ऑन ओथ। अगर उसको लगता है कि ऑफेंस ट्रायबल है एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो कंप्लेनेंट को क्या बोलेगा, टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेस एंड एग्जामाइन देम ऑन ओथ। इफ द investigation under subsection 1 is made by a person not being police officer। अब अगर इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, then he shall have for that investigation, उस पर्सन के पास उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे पावर रहेंगे जो कि एक कोर्ट पुलिस ऑफिसर को देता है, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। वो अरेस्ट भी कर सकता है बट विथ वारंट, विदाउट वारंट या कोर्ट के ऑर्डर के बिना वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है। बाकी उसको सारे पावर्स मिलेंगे जो पुलिस ऑफिसर को मिलते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो दिस वाज 202 कि कब पोस्टपोन कर सकते हैं हम प्रोसीडिंग। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट सेक्शन 203। अब जो ओथ है वो राइटिंग में हो गई, वो कंसीडर करने के बाद अगर कंप्लेनेंट और विटनेसेस का इंक्वायरी स्टार्ट होता है या 202 में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, तो मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है दैट देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, तो मतलब तुमने कंप्लेनेंट विटनेस से लिखवा के ले लिया एंड द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऐसा है कि ये केस को आगे लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इन दैट केस मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कंप्लेन को डिसमिस कर देगा, केस वहीं ख़त्म हो जाएगा। एंड इन एवरी सच केस ही शैल ब्रीफली रिकॉर्ड द रीज़न, कि केस को क्यों डिसमिस किया गया, उसका रीज़न उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग। सो अभी हमने 2 पार्ट देख लिए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, कंडीशंस फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, की प्रोसीडिंग के स्टार्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। उसके बाद हमने देखा कि मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कब होती है। नाउ द थर्ड पार्ट इज कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। अब यहाँ से तुम्हारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है। इशू ऑफ प्रोसेस सेक्शन 204। अगर मैजिस्ट्रेट को, जिसने कॉग्निजेंस लिया है, जिसने वो ऑफेंस को कंसीडर किया है, उसको लगता है कि वहाँ अगर सफिशिएंट ग्राउंड है, क्या लगता है कि अगर वो एक सामन केस है, जो केस है वो कैसे लग रहा है उसको, सामन केस है, तो वो सामन इशू करेगा, उस पर्सन को अटेंड रहने के लिए बोलेगा, जो अक्यूज्ड है उसको बोलेगा कोर्ट में आगे अटेंडेंस दो, कोर्ट अटेंड करो। और अगर वारंट केस है तो वो वारंट इशू करेगा, ऑर्डर इशू करेगा। अगर लगता है तो समन फॉर कॉजिंग द अक्यूज टू बी ब्रॉट और टू बी अपीयर एट अ सर्टन टाइम बिफोर सच मैजिस्ट्रेट, कि जो भी टाइम फिक्स हुआ है तब वो मैजिस्ट्रेट के सामने आएगा। कोई भी वारंट या समन इशू नहीं होगा until a list of prosecution witness has been filed in a proceeding instituted upon a complaint made in writing। जहाँ कंप्लेंट राइटिंग में है, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो भी समन है, वारंट है जो हम सबसेक्शन 1 में इशू कर रहे हैं, उसके साथ एक कंप्लेनेंट का कॉपी भी जाएगा। कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेन किया है उसका कॉपी जाएगा, ताकि अक्यूज को समझे कि उसको क्यों कोर्ट में बुलाया जा रहा है। या जो भी विटनेस है, when by any law for the time being in force any process fee or other fee are payable, no process shall be issued until the fees are paid, and if such fees are not paid within a reasonable time the magistrate may dismiss the complaint। मतलब जब कंप्लेंट होती है तो कुछ प्रोसेस फीस पे करनी पड़ती है, तो जब तक वो प्रोसेस फी पे नहीं होती है तब तक प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज 205। अगर मैजिस्ट्रेट ने समन इशू किया है एंड ही हैज़ रीजंस टू डू सो, वो पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है। कब, जब अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड
with the person. Whenever a magistrate issues a summon, he may, if he sees reason so to do, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleasure. मतलब उसको क्या बोल सकता है कि प्लेजर के साथ आओ. बट जो भी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है या इस केस में ट्रायल ले रहा है, जो भी स्टेज पे ये प्रोसीडिंग जा चुकी है, वो क्या बोल सकता है, डायरेक्ट करेगा कि पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी है ऑफ द अक्यूज्ड एंड इफ नेसेसरी एनफोर्स सच अटेंडेंस इन द मैनर प्रोवाइडेड हियर इन बिफोर प्रोवाइडेड. तो वो जिस मैनर में चाहे, जो एक्ट में दिया है, उस तरीके से उसको बुला सकता है. स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पेटी ऑफेंस. अब पेटी ऑफेंस क्या है? ये ऐसे ऑफेंस है विच आर पनिशेबल ओनली विथ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़. मतलब यहाँ फाइन लगती है विच इज़ लेस देन 1000 रुपीज़. तो दोज आर पेटी ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफेंस सो पनिशेबल अंडर मोटर व्हीकल एक्ट. एक्सेप्शन है कि मोटर व्हीकल एक्ट वाले ऑफेंस को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, or under any other law which provides for convicting the accused person in this absence on a plea of guilty. अब स्पेशल समन इन द केस ऑफ पेटी ऑफेंस. पेटी ऑफेंस का मीनिंग हमने देख लिया. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये पेटी ऑफेंस है और ऐसा कोई पेटी ऑफेंस वो ले रहा है, तो वो अक्यूज को क्या बोलेगा, फाइन सबमिट करो थ्रू प्लेजर. तो फिर उसके पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा सा केस है. फाइन सबमिट हो गया, दैट्स इट. Supply to the accused of copy of police report and other documents. सेक्शन 207. जब भी कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है थ्रू पुलिस रिपोर्ट, मतलब FIR थी, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अक्यूज्ड को एक कॉपी भेजेगा. किसका? रिपोर्ट का, कंप्लेन रिपोर्ट का. अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. किस किस चीज़ का जाएगा? पुलिस रिपोर्ट का कॉपी जाएगा, FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस, statement recorded under 161 subsection 3 of all persons whom the prosecution proposes to examine as witness. मतलब witnesses की जो statement record की है under 161 subsection 3, excluding, अब यहाँ exception है, exclude करना है कुछ, there from any part in regard to which a request for such exclusion has been made by the police officer under 173 subsection 6. फिर जो confession statement है, confessional statement which we have seen in module 4 section 164, and any other document or relevant extract thereof forwarded to the magistrate with the police report under section 173 subsection 5. Supply of copies of statement and documents to accused in other cases triable by court of session. सेक्शन 208. अगर कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ है अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट से हुआ तो वी विल सी सेक्शन नंबर 207 कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का कॉपी अक्यूज्ड को देना है. बट अब अदर देन पुलिस रिपोर्ट है एंड द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन. नॉर्मली हमने क्या देखा था, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं ले सकता है, बट अगर एक्सक्लूसिवली बोला है तो ही ले सकता है. तो इन दैट केस मैजिस्ट्रेट कॉपी देगा. किस चीज़ की? स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 200 और 202 or all persons examined by magistrate, statement confession under section 161, 164, any document produced before the magistrate on whose prosecution purposes to rely. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत वॉल्यूमिनस है, मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो वो पूरा कॉपी फर्निश करने की जगह वो उस पर्सन को क्या बोलेगा, तुम आके इंस्पेक्ट कर लो, या तो खुद से आ जाओ या तुम्हारे प्लेजर के थ्रू कोर्ट में आके ये डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर लो. Commitment of case to court of session when offence is triable exclusively by it. Section 209. जब कोर्ट ऑफ सेशन एक्सक्लूसिवली किसी केस का ट्रायल करने वाला है तो वो भले ही पुलिस रिपोर्ट से हो या अदरवाइज वो अक्यूज्ड पर्सन को बोल सकता है कि तुम कोर्ट में आके या कोर्ट में अपीयर हो. तो इन दैट केस when in a case instituted on a police report or otherwise the accused appears or is brought before the magistrate, या तो वो खुद से आया है या उसको लाया गया है, and it appears to the magistrate कि ये जो केस है वो exclusively by the court of session रहेगा, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, he shall commit after complying with the provision of 207, 208. 207 और 8 मतलब क्या, कॉपी भेजना है अक्यूज्ड को. दोनों केस में कॉपी भेजने के बाद कोर्ट वो क्या करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन को केस भेज देगा. कौन भेजेगा? मैजिस्ट्रेट. एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू बेल रिमांड द अक्यूज्ड द कस्टडी अंटिल सच कमिटमेंट हैज बीन मेड. Subject to the provisions of this code relating to bail, remand the accused to custody during and until the conclusion of the trial
Send to the court the record of the case and the documents and articles, if any, which are to be produced in evidence. Notify the public prosecutor of the commitment of the case to the court of session. Provision as to inquiries and trial. Important part of this module. इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जब FIR लॉन्च होती है या तो डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट जाती है, तो फिर उसके बाद पुलिस क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है. दो चीज़ें होती है, एक तो FIR आएगी डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में, या तो फिर डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास किसी ने कंप्लेन किया, तो फिर पुलिस उस केस में इन्वेस्टिगेशन करता है ताकि वो एविडेंस कलेक्ट कर सके और फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो. तो ये एक नॉन जुडिशियल प्रोसेस है. बट इंक्वायरी में क्या होता है? इंक्वायरी में मैजिस्ट्रेट खुद, जहाँ उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ पे डाउट है, तो वो इंक्वायरी करता है. एविडेंस की इंक्वायरी होती है उसको, अगर एविडेंस पे डाउट है. तो मतलब सबसे पहले क्या होता है, अगर हम डिफरेंस समझने जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान से सुनना. इन्वेस्टिगेशन क्या है, इंक्वायरी क्या है? इन्वेस्टिगेशन हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया कि जैसे ही FIR फाइल हुआ या फिर कंप्लेन गई, कंप्लेन टू मैजिस्ट्रेट, उस केस में पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी. अब जो एविडेंस कलेक्ट हो गया वो एविडेंस किसके पास जाता है? मैजिस्ट्रेट के पास जाता है. और अब अगर यहाँ कोई डाउट है तो फिर मैजिस्ट्रेट उस एविडेंस की इंक्वायरी करेगा. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकंड स्टेज हो गया. अब तीसरा पार्ट है ट्रायल. अब ट्रायल क्या होता है? ट्रायल मतलब रिजल्ट, कि अब जजमेंट मिल गया, मैजिस्ट्रेट ने जजमेंट दे दिया. अब दो तरीके के रिजल्ट होते हैं, या तो एडमिट होगा वो इंसान को, पनिशमेंट होगी, या तो उसको छोड़ देंगे. मतलब बेसिकली ट्रायल क्या है कि एविडेंस को चेक करना है. दैट इज ट्रायल. मतलब यहाँ तुमको रिजल्ट होता है, जजमेंट होता है. तो ये बेसिक डिफरेंस है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के बीच में. चैप्टर नंबर 24 डील्स विद द जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल. चैप्टर नंबर 24. इंक्वायरी इज आइदर डन बाय मैजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट, दोनों कर सकते हैं, बट पुलिस ऑफिशियल नहीं कर सकता है. पुलिस ऑफिशियल जो करता है उसको हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं. हमने एक पॉइंट देखा था कि पुलिस ऑफिसर छोड़ के भी कोई और पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, फिर उस केस में उसको सारे पावर्स मिलते हैं अदर देन अरेस्ट विदाउट वारंट. इसका पर्पस क्या है कि ट्रुथ का असेसमेंट करना है बाय एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट खुद करेगा. कौन कर सकता है इंक्वायरी? या तो कोर्ट या तो मैजिस्ट्रेट. पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता है. तो इंक्वायरी डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट खुद करेगा या किसी पर्सन को खुद के बिहाफ पे अपॉइंट करेगा. अब सेक्शन 159 क्या है? ये सेक्शन हमने मॉड्यूल 3 में भी देखा था, या मॉड्यूल 3 में भी देखा था. व्हाट इज सेक्शन 159? ये एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का सेक्शन है. जब भी मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के थ्रू कोई केस मिलता है तो वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा कि ऑफेंस कमिट हुआ था क्या, और उस पर्सन को ट्रायल में डालना चाहिए या नहीं. द केस विच आर ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो वहाँ पे प्रोसीडिंग कब कमेंस होगी? जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने आती है. विच आर इन द नेचर ऑफ इंक्वायरी प्रिपेटरी टू सेंडिंग द अक्यूज टू टेक हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन. और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है टू आइदर डिस्चार्ज द अक्यूज्ड और कमिट हिम फॉर ट्रायल, बट ही हैज़ नो पावर टू डिक्लेयर एन अक्यूज्ड आइदर गिल्टी और इनोसेंट ऑफ द ऑफेंस विथ विच ही इज चार्ज्ड. An inquiry is also by a magistrate in case triable by himself under section 202 of the code on a complaint being filed before a magistrate. तो वो complainant और witness को examine करेगा on oath in order to find out whether there is a matter which calls for investigation by a criminal court. अगर उसको लगता है investigation required है तो फिर वो investigation start करता है. Magistrate complaint के basis पे act नहीं करेगा and dismiss it if he distrust the statement of the complaint. मतलब जो complainant का जो statement है या जो witnesses का statement है, अगर वो उसको distrust करता है तो वो complaint के basis पे act नहीं करेगा, और जो भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हो रही है वो एस्टैब्लिश ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको कंप्लेनेंट पे या विटनेस पे डाउट है तो कंप्लेंट प्रॉपरली नहीं थी. ये जो सब चीज़ें हो रही है ये एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है मैजिस्ट्रेट के बिहाफ पे. इंक्वायरी कितनी तरीके की होती है? जुडिशियल होती है, मतलब थ्रू कोर्ट. नॉन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैजिस्ट्रेट अलग से करता है. प्रिलिमिनरी सेक्शन 159. लोकल भी होती है, मैजिस्ट्रेट करता है जिस भी जुरिस्डिक्शन का है.
इंक्वायरी इनटू ऑफेंस, इंक्वायरी इनटू मैटर अदर देन ऑफेंस। टाइप्स ऑफ ट्रायल्स, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है स्पेसिफिक केसेस में, मैजिस्ट्रेट कर सकता है, वो समन केस हो सकता है या वारंट केस हो सकता है, एंड देन लास्टली समरी ट्रायल्स। हर चीज़ के थोड़े थोड़े प्रोविजंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, आगे के सेक्शंस में पिक्चर और क्लियर होगा। जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो यहाँ पे काफ़ी सेक्शंस है, सेक्शन 300 टू 327। अगर इंक्वायरी या ट्रायल पे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले लिखना कि चैप्टर नंबर 24 है ऑफ द कोड, एंड देन इंक्वायरी ट्रायल एग्जैक्टली क्या होता है उसका मीनिंग समझाना। इंक्वायरी का डेफिनेशन दिया है 2G में, एनी टाइप ऑफ इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, तो स्पेसिफिकली ट्रायल को एक्सक्लूड किया गया है इंक्वायरी में से। सो पुट दैट थिंग एंड देन स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज, टाइप्स ऑफ ट्रायल्स एंड कोट दिस सेक्शंस। सेक्शन 300 बोलता है कि किसी पर्सन को अगर एक ऑफेंस के लिए ऑलरेडी कॉन्विक्ट किया है या एक्विट किया है। नाउ व्हाट इज एक्विट? एक्विट मीन्स उसको चार्ज से हटा दिया गया है, तो फिर सेम ऑफेंस के लिए उसको फिर से उसका ट्रायल नहीं करेंगे। 301 अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव होता है अक्यूज्ड का। सेक्शन 302 मैजिस्ट्रेट में परमिट द प्रोसिक्यूशन टू बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर। मैजिस्ट्रेट चाहे तो प्रोसिक्यूशन पुलिस ऑफिसर छोड़ के किसी और पर्सन से करवा सकता है बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, बट नो पर्सन अदर देन, बट वो पर्सन जो ये लिस्ट है उसके बाहर का नहीं हो सकता। एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट और अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल बी एंटाइटल्ड टू डू सो विदाउट सच परमिशन। Section 303 right of person against whom proceedings are instituted to be defended by a pleasure of his choice. 304 legal aid to accused at state expenses in certain cases. कुछ केसेस में लीगल हेल्प दी जाती है अक्यूज्ड को, स्टेट उसके एक्सपेंसेस उठाता है। जहां अक्यूज्ड को कोई प्लेजर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है और कोर्ट को लगता है कि अक्यूज्ड के पास प्लेजर होना चाहिए बट उसको नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट उसको एक प्लेजर असाइन करता है और उसके एक्सपेंसेस स्टेट खुद बेयर करता है। सेक्शन 305 प्रोसीजर व्हेन कॉरपोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन अक्यूज्ड। अगर कॉरपोरेशन यानी कि कंपनी या कोई कॉरपोरेट बॉडी या रजिस्टर्ड सोसाइटी अक्यूज्ड है तो फिर उस केस में उनका एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होता है एंड अकॉर्डिंगली वो सारे प्रोसीजर फॉलो करता है। सेक्शन 306 tender of pardon to accomplish on condition of his making a full and true disclosure on the whole of circumstances within his knowledge relative to the offence and to every other person concerned, whether as principal or abater in the commission thereof. 307 power to direct tender of pardon. जब भी केस का स्टार्ट होता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो एट एनी टाइम आफ्टर कमिटमेंट ऑफ अ केस बट बिफोर जजमेंट इज पास्ड, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट टू विच कमिटमेंट इज मेड हैज़ द पावर। तो कोर्ट के पास ये पावर है जो केस को कमिट कर रहा है कि वो डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन कर सकता है। पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। सेक्शन 308 ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशंस ऑफ पार्डन। सेक्शन 308 जब भी कोई पर्सन टेंडर ऑफ पार्डन एक्सेप्ट कर रहा है अंडर 306 और 307 तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस चीज़ को सर्टिफाई करेगा कि दैट इन हिज ओपिनियन सच पर्सन हैज़ आइदर बाय विलफुली कंसीलिंग एनीथिंग एसेंशियल और गिविंग फॉल्स एविडेंस नॉट कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑन विच टेंडर वॉज मेड, तो फिर उस पर्सन को फिर से हम उसका ट्रायल करेंगे फॉर द सेम ऑफेंस इन विच ही वॉज पार्डन्ड, मतलब जहाँ उसको पार्डन किया गया था। क्यों? क्योंकि उसने गलत किया है, उसने कोई बात को छुपाई है या फॉल्स एविडेंस दिए हैं। और फॉर एनी अदर ऑफेंस ऑफ विच ही अपीयर्स टू हैव बीन गिल्टी इन कनेक्शन विद द सेम मैटर एंड ऑल्सो फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। सेक्शन 309 पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग। कोर्ट के पास पावर है कि जो भी केस या जो भी ऑफेंस कोर्ट ने लिया है वो उसको पोस्टपोन कर सकता है या एडजर्न कर सकता है, बट उसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। लोकल इंस्पेक्शन, एनी जज और मैजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज पे जब इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल चल रहा है या प्रोसीडिंग चल रही है, नोटिस देगा पार्टीज़ को कि तुम आओ किसी प्लेस को इंस्पेक्ट करो, विजिट एंड इंस्पेक्ट एनी प्लेस जहाँ ऑफेंस हुआ था। कि कोर्ट या मैजिस्ट्रेट चाहे तो उस प्लेस को इंस्पेक्ट करेगा पार्टी को नोटिस देके जहाँ पे ऑफेंस हुआ था,
या कोई और प्लेस को जो लगता है कोर्ट को कि नेसेसरी है कि उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, जहाँ से एविडेंस मिलेगा, तो वो शाल विदाउट अननेसेसरी डीले नोटिस दे के वहाँ जा सकता है। रिकॉर्ड अ मेमोरेंडम ऑफ एनी रिलेवेंट फैक्ट ऑब्जर्व्ड एट सच इंस्पेक्शन, वहाँ पे जो भी इंस्पेक्शन पे जो एविडेंस मिले, रिलेवेंट फैक्ट मिले, उसका वो मेमोरेंडम रिकॉर्ड करेगा। दैट इज लोकल इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 310। 311 पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामाइन पर्सन प्रेजेंट। कोर्ट के पास पावर है कि जब भी इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तो वो किसी भी मटेरियल पर्सन को विटनेस कर सकता है, जो भी विटनेस है उसको समन कर सकता है, उसका अपीयरेंस करवा सकता है, मतलब उसको कोर्ट में ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बुला सकता है एट एनी पर्टिकुलर गिवन टाइम। सेक्शन 311A, यहाँ मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन का स्पेसिमेन सिग्नेचर या हैंडराइटिंग मैच करवा सकता है, मतलब वो उस पर्सन को बोलेगा कि तुम्हारा सिग्नेचर दो या तुम्हारा हैंडराइटिंग दो एज अ सैम्पल। 313 पावर ऑफ द कोर्ट टू एग्जामाइन द अक्यूज्ड। सबसे पहले क्या होता है, 154 में FIR फाइल होती है, 161 में तुम विटनेस को बोलते हो कि अटेंड रहो, तुम्हारा अटेंडेंस चाहिए। 162 में इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट होता है, विटनेस से जो भी इन्वेस्टिगेशन मिलता है वो 162 में लिखा जाता है। 173 में पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाती है, दैट इज चार्जशीट। अब जब भी इंक्वायरी हो रही है, ट्रायल हो रहा है, तो अक्यूज्ड को पहले तो हम चेक करेंगे पर्सनली। In every inquiry or trial, for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court, तो क्या होता है, 161 में हम उसका अटेंडेंस लेते हैं, उस विटनेस को एग्जामाइन करने के बाद, चेक करने के बाद, फिर कोर्ट क्या करता है, चेक करता है, फिर अकॉर्डिंगली एविडेंसेस कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट बनता है। अगर सामन केस है तो कोर्ट क्या बोलेगा, अक्यूज का पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी है। सेक्शन 314 ओरल आर्ग्यूमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओरल आर्ग्यूमेंट क्या है, कोई भी पार्टी ओरल आर्ग्यूमेंट कर सकती है बिफोर क्लोज ऑफ इस एविडेंस, मतलब अगर कोई एविडेंस मिला है जो वो पार्टी के अगेंस्ट है, तो वो पार्टी क्या करेगी, उस केस में ओरल आर्ग्यूमेंट कर सकती है बिफोर द क्लोज ऑफ इस एविडेंस। वो एविडेंस क्लोज होने के पहले, उस पे से कुछ कंक्लूड होने के पहले पार्टी ओरल आर्ग्यूमेंट कर सकती है, एंड फिर वो मेमोरेंडम सबमिट करेगी। दैट पार्टी विल सबमिट द मेमोरेंडम टू द कोर्ट इन सपोर्ट ऑफ हिस केस एंड सच मेमोरेंडम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। फिर वो जो मेमोरेंडम सबमिट करती है वो पार्टी, वो रिकॉर्ड का पार्ट बन जाता है। सच मेमोरेंडम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये जो भी मेमोरेंडम का कॉपी है वो अपोजिट पार्टी को भी सबमिट करना पड़ता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ओरल आर्ग्यूमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट। मेमोरेंडम पहले पार्टी कोर्ट को सबमिट करती है, फिर उसका रिकॉर्डिंग होता है एंड वो अपोजिट पार्टी को सबमिट किया जाता है। सेक्शन 315 अक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस। जो अक्यूज्ड पर्सन है वो खुद भी विटनेस हो सकता है। 316 नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज टू इंड्यूस डिस्क्लोजर बाय वे ऑफ थ्रेट और अदरवाइज। किसी भी पर्सन को डरा धमका के उसको एज अ विटनेस यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब तब उसको एज अ एविडेंस या उससे जो भी बातें मिली उसको एज अ रिकॉर्ड नहीं कंसीडर की जा सकती। तो तुम किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो डरा के या किसी और तरीके से। 317 प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन सर्टन केसेस। मतलब यहाँ अक्यूज्ड नहीं है फिर भी इंक्वायरी चल रही है। अब दो केसेस है, एक तो अक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं है और अक्यूज्ड नेसेसरी भी नहीं है, बट उसका रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में आया है, तो कोर्ट क्या करेगा, प्रोसीडिंग कंटिन्यू करेगा और बोलेगा कि सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में अक्यूज्ड का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। दूसरा केस क्या है कि अक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं है, उसका आना भी ज़रूरी नहीं था, अब रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं आया, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, वो पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को अडजर्न कर देगा, जो भी इंक्वायरी चल रही ट्रायल चल रहेगा अडजर्न कर देगा। अगर रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो कोर्ट प्रोसीड करेगा और अगली बार सब्सिक्वेंट स्टेज पे जो अक्यूज्ड है उसका पर्सनल अटेंडेंस मांगेगा, उसका अटेंडेंस डिरेक्ट करेगा। बट अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो वो इंक्वायरी या ट्रायल वहीं अडजर्न हो जाता है। दिस वाज सेक्शन नंबर 317। 318 प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग, कोर्ट में प्रोसीड विथ इंक्वायरी और ट्रायल। अब अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, जो अक्यूज्ड है वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, बट यहाँ पे उसको कुछ समझ ही नहीं रहा है प्रोसीडिंग में क्या चल रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, फिर भी प्रोसीड करते रहेगा विथ इंक्वायरी और ट्रायल विद द हेल्प ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव। 319
power to proceed against other persons appearing to be guilty of offense. जहाँ कोई इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल चल रहा है, एंड इट अपियर्स फ्रॉम द एविडेंस दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग द अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, जो अक्यूज नहीं है उसने भी ऑफेंस किया है, फॉर विच सच पर्सन कुड बी ट्राइड टुगेदर विद द अक्यूज्ड, मतलब अक्यूज्ड के साथ सेम ऑफेंस या कमिटमेंट के लिए उसको ट्राई कर सकते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ भी प्रोसीडिंग करेगा, उसको भी उस केस से अटैच कर देगा एंड विल प्रोसीड अगेंस्ट द सेम दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑल्सो वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट। अब ये जो दूसरा पर्सन है अदर देन अक्यूज्ड जिस पर डाउट है, वो पर्सन अगर कोर्ट में नहीं आ रहा है तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि उसको अरेस्ट करो या उसको ज़बरदस्ती कोर्ट में प्रेजेंट करो, जो भी सर्कमस्टांसेस है उसके बेसिस पे। 321 विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, प्रोसिक्यूटर चाहे तो विड्रॉ कर सकता है कोर्ट की परमिशन से। 322 प्रोसीजर इन केस वेयर मैजिस्ट्रेट कैनॉट डिस्पोज ऑफ आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, कब मैजिस्ट्रेट केस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, जब केस उस मैजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, दैट इज सेक्शन नंबर 322। 323 प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि केस कमिट हो सकता है, मैजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड, तो उसके प्रोसीजर 323 में दिया है। 324 ट्रायल ऑफ पर्सन्स प्रीवियसली कॉन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट कॉइनेज, स्टैम्प लॉ और प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर 325 प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैनॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सिवियर, तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड ऑल द अक्यूज्ड हु आर इन हिज ओपिनियन गिल्टी, जहाँ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास नहीं कर पा रहा है तो वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा केस एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस। फिर सीजीएम नेसेसरी एक्शन लेगा, वो क्या करेगा, पार्टी को एग्जामिन करेगा, रिकॉल एंड री एग्जामाइन एनी विटनेस और एविडेंस इफ रिक्वायर्ड, फर्दर एविडेंस और मंगाएगा, फिर अकॉर्डिंगली जजमेंट पास करेगा एज पर लॉ। 326 कॉन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मैजिस्ट्रेट एंड पार्टली बाय अनदर, कॉन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस ऐसे किसी एविडेंस पे जो किसी एक मैजिस्ट्रेट ने पार्टली रिकॉर्ड किया था और दूसरा पार्टली करेगा। जहाँ कोई केस कोई दूसरा मैजिस्ट्रेट सक्सीड कर रहा है, मतलब एक मैजिस्ट्रेट का केस अगर दूसरा मैजिस्ट्रेट ले रहा है तो उसके पास पूरे पावर है कि वो उस एविडेंस को फिर से री एग्जामाइन करे, क्रॉस एग्जामिन करे या एविडेंस से रिलेटेड जो पर्सन है उसको रीसमन करे, तो जो दूसरा मैजिस्ट्रेट है उसके पास ये सारे पावर्स फिर से रहेंगे। सेक्शन 327 कोर्ट टू बी ओपन, जहाँ पे भी क्रिमिनल कोर्ट है, जहाँ इंक्वायरी चल रही है या कोई ऑफेंस का ट्रायल चल रहा है तो उसको हम ओपन कोर्ट मानेंगे, टू विच द पब्लिक जनरली मे हैव एक्सेस, जहाँ पब्लिक का एक्सेस है, सो फार एज द सेम कैन कन्वीनियंटली कंटेन देम, तो जहाँ प्रोसीडिंग चल रही है जो क्रिमिनल कोर्ट है, जहाँ इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है तो वहाँ पब्लिक का एक्सेस होता है नॉर्मली एंड उसको हम ओपन कोर्ट बोलते हैं। सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स, चैप्टर 8 इस कोड का सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है। सिक्योरिटी किस चीज़ की होती है, सिक्योरिटी क्यों, ताकि पीस मेंटेन रहे एंड फॉर गुड बिहेवियर। अब ये कोड का एसेंस है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ सिक्योरिटी मतलब फर्निशिंग गारंटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट अ सर्टन कंडक्ट इज मैंडेटरी, मतलब कंपल्सरी टू बी मेंटेन्ड फॉर अ सर्टन पीरियड बाय अ सर्टन पर्सन कंसर्निंग अ सर्टन थिंग। दिस प्रोसीजर टेक्स प्लेस इन द शेप ऑफ अ बॉन्ड, ये कैसे होता है, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करके, कौन एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन फॉर फ्रॉम होम सच सिक्योरिटीज डिमांडेड, मतलब जिससे सिक्योरिटी लेना है वो पर्सन बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा अंडर दिस पार्ट सिक्योरिटी प्रोसीडिंग। An exhaustive and comprehensive procedure has been provided by the code on the subject of security, covering various circumstances which the legislative wisdom could encompass at the time of enacting this law in its 21 provision divided into 3 parts. अब यहाँ पे हम 5 sections cover करेंगे। 106 it talks about security for keeping the peace, talks about peace। 107 for keeping the peace in other cases, पहला था peace on conviction, दूसरा था peace in other cases। 108 security for good behavior from person disseminating seditious matters। 109 security for good behavior from suspected persons। 110 security for good behavior from habitual offenders। Section 106 security for keeping the peace on conviction,
जहाँ पे सेशन जज या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास के हैं हैज़ कॉन्विक्टेड एनी पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक ऑफेंस, जब उन्होंने किसी पर्सन को कॉन्विक्ट किया है फॉर अ स्पेसिफिक ऑफेंस, और जहाँ लगता है कि इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी, मतलब पीस रखने के लिए, टू मेंटेन द पीस, उससे सिक्योरिटी लेना ज़रूरी है, तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा कि वो पर्सन एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा फॉर कीपिंग द पीस, एंड बॉन्ड शुड नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 years, और वो जो बॉन्ड है 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता है। अब ये जो स्पेसिफिक ऑफेंस बोला है यहाँ पे, तो स्पेसिफिक ऑफेंस क्या है? स्पेसिफिक ऑफेंस फॉर दिस सेक्शन इज रिलेटिंग टू ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस, जहाँ पब्लिक ब्रीच तोड़ा जा रहा है, सच एज मिसचीफ, असॉल्टिंग यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, और एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सेक्शन 107 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस, मतलब ये स्पेसिफिक ऑफेंस छोड़ के कोई और केस है, और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी पर्सन ने ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस किया है, तो वो ऑर्डर करेगा एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो बॉन्ड का पीरियड 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यहाँ 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 108 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन्स डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर। डिसेमिनेट मतलब स्प्रेड करना, सेडिशियस मैटर मतलब क्या? रिबेलेबल, मतलब जहाँ पे रिबेल हो सकता है, जो रिबेलियस मैटर होता है, वहाँ पे अगर किसी पर्सन ने उस बात को स्प्रेड करने की कोशिश की तो उसका गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी ले सकते हैं हम। तो उस केस में जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन है, वो ओरली या राइटिंग में ऑर्डर देगा कि तुमने आईपीसी के सेक्शन नंबर 124, 153, 153B या 295 में कोई ऑफेंस किया है, एंड तुम उस मैटर को स्प्रेड करने वाले हो जिसके वजह से पीस ब्रीच होने वाला है, तो इन दैट केस अब तुमको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। बॉन्ड विल बी नॉट एक्सीडिंग 1 year एज द मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, तो वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है अगर उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। 109 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर से लगता है कि कोई पर्सन कोई बात को छुपा रहा है या खुद को कंसील कर रहा है विद अ व्यू टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो कोई सीवियर या सीरियस ऑफेंस करने वाला है, तो वो मैजिस्ट्रेट वो पर्सन को एक शो कॉज ऑर्डर पास करेगा और एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए बोलेगा फॉर हिज गुड बिहेवियर, एंड दैट बॉन्ड विल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 year। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स सेक्शन 110, जहाँ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को किसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लगता है, जो इन्फॉर्मेशन उसको उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में मिली है, कि कोई पर्सन जो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन का है चोरी करता है या चोरी किए हुए चीज़ों को बेचता है या किडनैपिंग, एब्डक्शन, चीटिंग, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा उस पर्सन को एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो बॉन्ड का पीरियड 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। तो ये सारे सेक्शंस थे हमारे लास्ट पार्ट के सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स के। आई होप वी आर क्लियर विद द टॉपिक। काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। कंडीशंस, कि जिस कंडीशन के बेसिस पे प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, कंडीशंस रिक्विजिट मतलब एसेंशियल। सेक्शन नंबर 190 से 195, मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन करना है 200 से 203, प्रोसीडिंग कमेंसमेंट 204 से 209, इंक्वायरी ट्रायल के प्रोविजंस 300 से 327, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में डिफरेंस और इंक्वायरी रिलेटेड प्रोविजंस, सिक्योरिटी प्रोसीडिंग 106 to 110। Hope you're clear with the topic. Thank you.